नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हेमंत राजपूत आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था, हमारा सौर मंडल जो है हमारा चल रहा था। तो सौर मंडल के अंदर जो है हम कहाँ तक पढ़ चुके थे। जुपिटर तक बेटा जी हम पढ़ चुके थे। कहाँ तक पढ़ चुके थे बेटा। जुपिटर तक हम पढ़ चुके थे। अब बात चलते हैं आगे। और बेटा जी हमारा लेक्चर नंबर क्या रहेगा, 5। तो दोस्तों बात करते हैं जुपिटर के बाद बात करते हैं दोस्तों सैटर्न की। बात किसकी करेंगे दोस्तों, सैटर्न की बात करेंगे, यानी कि शनि की। बात किसकी करते हैं बेटा जी, सैटर्न की बात करते हैं। बात करते हैं शनि की। बात करते हैं बेटा जी शनि की। ठीक है, बात किसकी करेंगे बेटा, शनि की बात करते हैं, यानी कि सैटर्न की। बेटा जी वही सेम किस्सा, वही सेम कहानी कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं रोटेशन की। बात करते हैं बेटा रोटेशन की, यानी कि घूर्णन की। रोटेशन यानी घूर्णन की। तो बेटा जी आपको पता होना चाहिए कि घूर्णन समय कितना है, 9.9 घंटे। कितना है बेटा जी, 9.9 घंटे जो है इसका क्या रहेगा, घूर्णन समय रहेगा। घूर्णन समय जो मैं आपको पिछली क्लास के अंदर बता चुका हूं कि घूर्णन समय क्या होता है और परिक्रमण समय क्या होता है, वो सब बातें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, बात करते हैं इसके रेवोल्यूशन टाइम की, यानी कि परिक्रमण समय। किसकी बात करेंगे बेटा जी, रेवोल्यूशन टाइम की, यानी कि परिक्रमण समय की बात करते हैं। कितना होता है दोस्तों, 11.9 वर्ष का समय होता है। सॉरी 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 सॉरी, ये तो बेटा मैंने उसका लिख दिया, आई एम सॉरी बेटा जी। ये मैंने उसका लिख दिया, किसका, जुपिटर का लिख दिया। शनि का 10.3 आएगा बेटा जी। हाँ, कितना आएगा, 10.3 घंटे। आई एम सॉरी बेटा जी, ठीक है, थोड़ा दिमाग में जुपिटर चल गया। और रेवोल्यूशन कितना आएगा बेटा जी इसका, 29.5 वर्ष। कितना आएगा, 29.5 वर्ष का समय। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, अच्छा, तो बात करते हैं सैटर्न। आप क्या कहोगे कि यह सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। यह सौर मंडल का क्या है, यह सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। आई बात समझ में। अच्छा जी, इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, बताया था, याद करो, सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के ही हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के ही हैं, याद रखना। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, इसी के ही हैं। ये पॉइंट लिख लेना, ये पॉइंट भी लिख लेना। सबसे ज़्यादा ग्रह उपग्रह, सबसे ज़्यादा उपग्रह, सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के ही हैं। शनि के हैं। कितने हैं आप कहोगे सर, 82 हैं। अच्छा जी, इसका सबसे बड़ा, इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन। क्या नाम है, टाइटन है। आई बात समझ में, क्या नाम है बेटा जी, टाइटन। और टाइटन की खास बात क्या है पता है आपको, टाइटन सौर मंडल का इकलौता उपग्रह है। क्या लिखोगे आप, सौर मंडल का, सौर मंडल का इकलौता उपग्रह, सौर मंडल का इकलौता उपग्रह जिसका वायुमंडल है, जिसका क्या है बेटा जी, वायुमंडल है, यानी कि एटमॉस्फेयर है। जिसका क्या है बेटा जी, वायुमंडल है। आई बात समझ में, जिसका क्या है बेटा जी, वायुमंडल है। और इसके वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, मिथेन और अमोनिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, मिथेन और अमोनिया पाई जाती है। आई बात समझ में, क्या पाई जाती है, मीथेन और अमोनिया मिक्स रूप में इसका जो है मिश्रण पाया जाता है। किसके, ये देखो, हमारे जितने ग्रह हैं 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह के जितने भी उपग्रह हैं, सिर्फ इकलौता ऐसा उपग्रह है जिसके वायुमंडल में क्या पाए जाते हैं, ये इसके वायुमंडल पाया जाता है। और किसी का वायुमंडल नहीं है, और किसी भी उपग्रह का वायुमंडल नहीं है, सिर्फ इसी का ही क्या है बेटा जी, वायुमंडल है। आई बात समझ में। और इसके वायुमंडल में जब वायुमंडल है तो इसके वायुमंडल में बादल भी पाए जाते हैं। तो ये रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है कि वह कौन सा ऐसा उपग्रह है जिसके वायुमंडल में बादल पाए जाते हैं, जिसके वायुमंडल में बादल होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका होगा टाइटन का। आई बात समझ में, आई होप यू गेट माई पॉइंट। अच्छा जी, सैटर्न का एक और पॉइंट लिख लेना बेटा, इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी यानी घनत्व, इसका घनत्व कितना है। आप कहोगे सर इसका घनत्व है 0.7, 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे कम घनत्व इसी ग्रह का है। क्या लिखोगे, सबसे कम, क्या लिखोगे बेटा जी,
सबसे कम डेंसिटी यानी घनत्व डेंसिटी वाला ग्रह, सबसे कम डेंसिटी वाला ग्रह। आप कहोगे फिर सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा है पृथ्वी का। ये पॉइंट शायद मैंने नहीं लिखवाया होगा, आप लिख लेना, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो घनत्व है बेटा जी किसका है? सबसे ज़्यादा घनत्व वो है पृथ्वी का। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का। कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका है? अर्थ का है, यानी कि पृथ्वी का है। आपको को सर डेंसिटी क्या होता है? बेटा डेंसिटी देखो, आपने फिजिक्स में इस फॉर्मूला को पढ़ा होगा। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या होता है बेटा? मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। आई बात समझ में? और बेटा जी मास की यूनिट क्या होती है? इसको ग्राम में मापते हैं। किस में मापते हैं बेटा जी? ग्राम में। और वॉल्यूम को किस में मापते हैं बेटा जी? सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगी बेटा जी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई होप यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। वॉइस मेरी क्लियर होगी बेटा जी आप तक, आई थिंक। तो ये कितना है? पृथ्वी की है सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, ठीक है, लिख लेना। सबसे ज़्यादा घनत्व अर्थ का क्या है बेटा जी? सबसे ज़्यादा डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी, हिंदी में कहते हैं डेंसिटी को घनत्व। आई होप यू गेट माई पॉइंट, फैंटेस्टिक, ठीक है। चलिए शनि के बारे में बेटा ये इतना ही पढ़ेंगे। बात करते हैं आगे, बात करते हैं बेटा जी आगे। सैटर्न के बाद बेटा जी कौन सा आता है? फिर आता है आपका यूरेनस यानी कि अरुण। क्या आता है बेटा जी? यूरेनस आता है। यूरेनस आता है यानी कि अरुण। कौन सा आता है बेटा जी? यूरेनस आता है यानी कि अरुण आता है। आई बात समझ में? बात करते हैं अरुण की, है ना। पहले सबसे पहले इसके रोटेशन टाइम की बात कर लेते हैं कि इसका रोटेशन कितना है, यानी कि घूर्णन। इसका घूर्णन समय कितना है दोस्तों? आप कहोगे सर 17.2 घंटे। कितना है? 17.2 घंटे। बात करते हैं इसके रेवोल्यूशन टाइम की, बात करते हैं बेटा इसके रेवोल्यूशन टाइम की, यानी कि परिक्रमण समय की। किसकी करेंगे? परिक्रमण समय की। कितना आएगा? 84 ईयर्स। कितना आएगा? 84 ईयर्स आएगा। आई बात समझ में? कितना आएगा बेटा जी? 84 ईयर्स आएगा। क्लियर यहां तक की कहानी? चलिए यूरेनस हो गया। अब इसके अन्य नाम भी है। इसको क्या कहा जाता है? हरा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा ग्रह भी कहा जाता है। अब हरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके वायुमंडल में मिथेन पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? मिथेन गैस पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका रंग कैसा है? हरा है। जिसकी वजह से इसका रंग कैसा है? हरा है। अच्छा जी, यह ग्रह है, यह ग्रह अपने अक्ष पर, यह ग्रह अपने अक्ष पर यानी कि अपने एक्सिस पर, अपने एक्सिस पर 97 डिग्री झुका हुआ है। कितने डिग्री झुका है बेटा जी? 97 डिग्री झुका हुआ है। यह अपने अक्ष पे कितना घंटे झुका हुआ है? आप कहोगे सर 97 डिग्री झुका हुआ है, इस वजह से, इस वजह से अरुण ग्रह को, इस वजह से अरुण ग्रह को, इस वजह से अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह भी क्या कहा जाता है? कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। मैंने क्या कहा कि यह जो यह जो ग्रह है, यह अपने अक्ष पे बेटा जी कितने डिग्री झुका हुआ है? 97 डिग्री झुका हुआ है। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। आई बात समझ में बेटा जी? ठीक है। और इसके बारे में क्या कहोगे? अरुण ग्रह को, अरुण ग्रह को वरुण ग्रह का जुड़वा भाई भी कहा जाता है, यानी नेपच्यून का जुड़वा भाई। अरुण ग्रह को वरुण ग्रह का जुड़वा भाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा भाई भी कहा जाता है। आई बात समझ में? आई होप यू गेट माई पॉइंट।
चलिए नोट कर लिया होगा। बात करते हैं बेटा आगे, बात करते हैं आगे, बात करते हैं इसके सैटेलाइट की, यानी कि इसके उपग्रह कितने हैं। तो आपको पता है इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 27। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है बेटा, आप कहोगे सर टाइटेनिया। क्या है, टाइटेनिया है। आई बात समझ में। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होगा बेटा जी, टाइटेनिया होगा, याद रहेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा जी किसकी बात करने वाले हैं, वरुण ग्रह की यानी नेपच्यून की। हेडिंग डाल लो नेपच्यून, हेडिंग डाल लो नेपच्यून, हिंदी में कहते हैं वरुण। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा जी, वरुण कहते हैं। बात करते हैं इसके रोटेशन की, बात करते हैं इसके रोटेशन की यानी कि घूर्णन की। तो आपको पता है इसका घूर्णन कितना है बेटा जी, इसका घूर्णन समय कितना है, 16.1 घंटे। कितना है, 16.1 घंटे। बात करते हैं इसके बेटा जी रेवोल्यूशन टाइम की, रेवोल्यूशन टाइम की यानी कि परिक्रमण समय की। क्या कर रहे हैं बेटा, परिक्रमण समय की। तो इसका परिक्रमण समय कितना है, 164.8 वर्ष है, 164.8 वर्ष, यानी कि लगभग कितना हो गया, लगभग 165 वर्ष, लगभग 165 वर्ष हो गया। देख लो, यानी कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में कितना समय लग रहा है, लगभग 165 वर्ष। सोच लो, यानी सूरज से कितना दूर होगा ये, इसलिए इसको ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए इसको बेटा जी क्या कहा जाता है, ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठंडा ग्रह भी इसको कहा जाता है। याद रहेगा बेटा, याद रखना पड़ेगा, क्यों नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, वही बात, अरुण ग्रह का जुड़वा भाई भी कहा जाता है, अरुण ग्रह का जुड़वा भाई भी कहा जाता है, अरुण ग्रह का जुड़वा भाई भी कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या लिखोगे, इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है। आप कहोगे सर इसके उपग्रह हैं 14, 14। और इसका सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा बेटा जी, इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम तो आपको बता रखा है, याद करो, ट्रिटोन। कौन सा आएगा, ट्रिटोन आएगा। आई बात समझ में। उपग्रह पूछ ले, चंद्रमा पूछ ले बेटा जी, बात एक ही है। उपग्रह पूछ ले या चंद्रमा पूछ ले, बात एक ही है। क्लियर है। गर्मी ज़्यादा हो रखी है दोस्त रूम में, टेम्परेचर कितना है, चलिए। तो ये नेपच्यून के बारे में है, आपको बातें याद रखनी है कि इसका घूर्णन समय बेटा जी कितना होगा, 16.1 घंटे, और परिक्रमण समय लगभग 165 वर्ष। इसके उपग्रहों की संख्या 14 है, सबसे बड़ा ट्रिटोन है, इसको ठंडा ग्रह भी कहते हैं, और ये सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय लेता है। आई बात समझ में, डू यू गेट माई पॉइंट। तो बेटा जी अब यहाँ से मैं आपको एक टेबल बना के कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। आपको टेबल की फॉर्म में भी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, टेबल की फॉर्म में भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्त। चलिए, चलिए, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बेटा मेरी, हंसना मत बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, मैंने क्या बताया, ये है, लिखो प्लेनेट, ये कॉलम किसका लिखोगे आप, प्लेनेट यानी कि ग्रहों का लिखोगे, ग्रह। फिर क्या लिखोगे आप, रोटेशन, क्या लिखोगे, रोटेशन का लिखोगे, यानी कि घूर्णन, घूर्णन। फिर क्या लिखोगे, रेवोल्यूशन, परिक्रमण। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आपको ये टेबल एज इट इज़ याद रखनी है जिस प्रकार से मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक है। हेडिंग डालो पहले ग्रहों की। तो सबसे पहले कौन सा था, बुध यानी कि मरकरी, कौन सा था, मरकरी। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद, थोड़ा सा गैप देते ना, नीचे लिखते थोड़ा, मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण,
और अरुण के बाद वरुण, अरुण के बाद वरुण, ठीक है, अरुण के बाद बेटा जी वरुण, ठीक है, याद रहेगा। जैसी टेबल बना रहा हूँ ऐसी टेबल बनानी है, यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे अभी हम। देखो भाई ध्यान दो, बुध का रोटेशन टाइम कितना था मैंने बताया था, 58.6 दिन बताया था, और इसका रेवोल्यूशन टाइम कितना था, 88 डेज, 88 डेज। शुक्र कितना है, 243 दिन, कितना है 243 दिन, ये कितना है 224.7 दिन, 224.7 दिन। पृथ्वी का कितना है 24 घंटे, ये कितना है 365 दिन, ठीक है, डेज। मंगल का कितना है 24.6 घंटे, और ये कितना है 687 दिन, डेज। बृहस्पति का कितना है, आपको कहोगे सर 9.9 घंटे, और ये कितना है 11.9 ईयर्स यानी कि वर्ष। शनि का कितना है 10.3 घंटे, 10.3 घंटे, ये कितना आएगा 29.5 वर्ष। ये कितना आएगा 17.2 घंटे, 17.2 घंटे, ये कितना आएगा 84 ईयर्स यानी वर्ष। ये कितना आएगा 16.1 घंटा, ठीक है, और ये कितना आएगा 164.8 वर्ष, ठीक है। ये टेबल आपने बनानी है, ये टेबल आपने जैसे मैंने बनाई है आपने ऐसे ही बनानी है, आपने ऐसे ही बनानी है जैसे मैंने बना रखी है। यहाँ से आप क्वेश्चन बनाते हैं कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि टेबल से आपको याद रखना इजी हो जाएगा, ठीक है, टेबल से आपको याद रखना इजी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर हम एक और चीज, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया भैया, दिख रहा होगा ना, हाँ दिख रहा है। यहाँ पर हम एक और चीज भी लिख सकते हैं बेटा, है ना, यहाँ पर डाल लो सैटेलाइट, उपग्रह भी लिख लो, ठीक है, उपग्रह भी लिख लो। तो बेटा जी उपग्रहों की संख्या कितनी है ये भी लिख लो, ठीक है, इसके उपग्रहों की संख्या, मरकरी बुध के कितने हैं 0, शुक्र के 0, पृथ्वी का 1, मंगल के 2, इसके 79, इसके 82, इसके कितने हैं 27, इसके कितने हैं 14, याद रखोगे, ऐसे करके याद रखना है आपने, ये 79 है बेटा, ठीक है। अब बेटा जी क्वेश्चन देखो क्या से बनेगा। पहला क्वेश्चन, वह कौन सा ग्रह है, वह कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन समय सबसे कम है। क्वेश्चन देखना और यहाँ से आंसर देख के बताना, अपने मन ही मन सोचो क्या आंसर आएगा, देख लो आपके सामने आंसर है, इसमें से छांटना है। वह कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन समय सबसे कम है, ये देख लो, ये दिन में दिन में, ये घंटे में घंटे में, सबसे कम घंटे किसका है, ये रहा आंसर। क्या आ गया, वह कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन समय सबसे कम है, 9.9 घंटे के, क्या आ जाएगा बृहस्पति आ जाएगा। यानी कि बृहस्पति अपने अक्ष पर क्या है सबसे जल्दी घूमता है, मतलब सबसे छोटा दिन और रात कहाँ पर होती है, क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आंसर क्या आएगी बृहस्पति आएगा, आंसर क्या आएगा बृहस्पति आएगा। वह कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन समय सबसे ज्यादा है, घूर्णन समय सबसे ज्यादा है, ये देखो घंटे 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 दिन, अब देख लो दिन सबसे ज्यादा दिन किसका है, शुक्र का है, तो यानी कि यहाँ पर दिन और रात बनने का समय ये है घूर्णन समय। देख लो 243 दिन में तो घूर्णन करता है, तो कई सौ दिन की दिनों का और कई सौ दिन का रात होगा, आई बात समझ में। वह कौन सा ग्रह है जिसका रेवोल्यूशन टाइम सबसे कम है, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है, आंसर क्या आएगा बुध आएगा, आंसर क्या आएगा बुध आएगा। वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा सबसे आखिरी में करता है, यानी कि सबसे ज्यादा समय लेता है, तो आंसर क्या आएगा बेटा जी वरुण आएगा, आई बात समझ में, आंसर क्या आएगा वरुण आएगा। एक और क्वेश्चन बनता है बेटा जी, वह कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन समय उसके परिक्रमण समय से ज्यादा है। वह कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन समय उसके परिक्रमण समय से ज्यादा है, वह कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन समय उसके परिक्रमण समय से ज्यादा है। देखो एक लॉजिक देखो, घूर्णन समय हमेशा हर ग्रह का कम होता है, चाहे यहाँ से देखो 16 साढ़े 16.1 घंटा, ये वर्षों में, ये घंटों में, ये वर्षों में, ये घंटों में, ये वर्षों में, ये घंटे में, ये दिन में। यहाँ देखो यहाँ गड़बड़ हो सकती है, यहाँ देखो ये 58.6 डेज,
ये 88 देश, यानी ये ठीक है। सिर्फ इकलौता कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह ऐसा है जिसका घूर्णन समय ज्यादा है और जबकि परिक्रमण समय क्या है, कम है। यानी कि सूर्य की परिक्रमा से पहले कर लेता है और दिन और रात थोड़ा लेट बनते हैं, इसका मतलब ये हो गया। तो आपको यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो बेटा जी आपने बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं करनी, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, यकीन मानो। आपको एक टेबल नोट कर लेनी है, याद रहेगा, क्लियर है। चलिए, अगर आपको यहाँ तक की कहानी खूबसूरत तरीके से बेटा जी याद हो गई है तो बेटा जी अब पढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं बेटा जी आगे। अगला टॉपिक होगा जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी। अगले टॉपिक का नाम क्या होगा बेटा, जनरल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। जनरल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, जनरल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी पढ़ना है हमने, ठीक है। ठीक है, रिकॉर्डिंग बिल्कुल ओके चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी। अब बेटा जी इसमें देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए। हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अक्षांश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, अक्षांश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा जी, हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश के बारे में, यानी कि लैटिट्यूड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा जी, लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। आई बात समझ में। फिर अक्षांश के बाद बेटा जी हम किसको पढ़ेंगे, हम देशांतर को पढ़ेंगे। अक्षांश के बाद किसको पढ़ेंगे बेटा जी, हम देशांतर को पढ़ेंगे। आपको सर हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है, आपके दिमाग में आएगा बेटा जी ये पढ़ने की जरूरत पता क्यों है। मान लो लेटेस्ट एग्जांपल कि मैंने कहा, ये मान लो मिसाइल है, मैंने मिसाइल को कहा मिसाइल मिसाइल मिसाइल, बोली यस सर। मैंने कहा बेटा जा मनुष्य पाकिस्तान पे जा और उसको गिर के उड़ा दे, ये बोली यस सर। ये गई, उड़ती गई उड़ती गई उड़ती गई उड़ती गई, नहीं नहीं नहीं, वापिस आ, यहाँ गई। और ये मान लो पाकिस्तान है, मनुष्य पाकिस्तान, यहाँ गिरनी थी। ये इसको आई, बोली हाय मनुष्य पाकिस्तान, उसने यस सर। बोले कैसे हो, बढ़िया सर। बस घूम के मान लो किसी और देश पे गिर गई, मान लो किसी और देश पे गिर गई, तो भैया बवाल हो जाएगा, बवाल होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि जो सैटेलाइट होते हैं या फिर मिसाइल होती है, इनकी एक फिक्स लोकेशन फिक्स की जाती है इसके अंदर, कि जो मिसाइल वगैरह होती हैं या हवाई जहाज होते हैं जाते हैं तो कैसे जाते हैं, क्योंकि इनके पास लोकेशन होती है। जैसे आप गूगल मैप यूज़ करते होंगे बेटा जी, गूगल मैप में क्या होता है, गूगल मैप में बेटा जी आप देखते होंगे कि आप जैसे मान लो जैसे आप दिल्ली से लेके जयपुर जा रहे हो, तो दिल्ली के अंदर बैठ के आप जयपुर की लोकेशन डालोगे तो कुछ ऐसे ऐसे करके 67 डिग्री कुछ ऐसे मिनट, कुछ 22 मिनट 23 सेकंड करके ऐसे कुछ न्यूमेरिकल डाटा करके एक फॉर्म आता है। वो बेटा कहाँ से निकला है, वो इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से निकला है, वो इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से निकला है। आई बात समझ में। तो आइए इसको जानते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि ये कैसी है, ये इमेजिनरी है। ये कैसी है बेटा जी, इमेजिनरी है, यानी कि काल्पनिक है। आप क्या कहोगे दोस्त, ये कैसी है बेटा, आप कहोगे सर ये काल्पनिक है। आई बात समझ में, ये काल्पनिक है। ऐसा ऐसा नहीं है कि सर हमें बता दो कहाँ दिखती हैं आकाश आकाश सॉरी अक्षांश और देशांतर कहाँ दिखते हैं, हमें बता दो हम देख के आएंगे। बेटा ऐसा नहीं होता, आप देख नहीं सकते, बस क्या है ग्लोब के ऊपर खींच के बनाई गई है कि ऐसा होता है। आई बात समझ में ठीक है। चलिए अक्षांश को समझने की कोशिश करते हैं बेटा जी, ठीक है। ये बेटा जी आपकी प्यारी पृथ्वी है, ये क्या बेटा जी आपकी प्यारी पृथ्वी है, पता है ना इसका। पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच यानी पृथ्वी के भूभाग को बीचों बीच दो बराबर भागों में बांट रही है। अब ये कौन सा है, भूभाग है, तो इसलिए इसका भू के बीचों बीच वाला भाग यानी मध्य वाला भाग, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर लाइन। क्या कहते हैं बेटा जी, इक्वेटर लाइन। हिंदी में क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं बेटा जी, भूमध्य रेखा। या फिर इसका एक और नाम है विषुवत रेखा। इसी को ही क्या कहा जाता है बेटा जी, विषुवत रेखा कहा जाता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट, ये दोनों इसी के ही नाम है। अब बेटा जी क्या कर रहा है, अब बेटा जी एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ। इसी को ही क्या कहा जाता है, एक और नाम भी है इसका, इसको क्या कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अभी थोड़ी देर में इसे फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों कहा जाता है। अब बेटा जी एक बात समझो, ये क्या है, पृथ्वी को बीचों बीच बांटने वाली इस रेखा का नाम है। क्या है ये, एक बात बताओ, ये एक गोला था,
एक गोले को बीचों बीच बांट दिया, तो ये ऊपर वाला गोला क्या कहलाएगा? इसका भी कोई नाम होगा? हाँ जी है। इसका नाम है बेटा जी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या है बेटा जिसका नाम? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हिंदी में कहते हैं इसको उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले को क्या कहते हैं बेटा जी? सदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे बेटा जी? दक्षिणी गोलार्ध। आप कहोगे ऐसे कैसे आपने अपनी मर्जी से नाम रख दिया? बेटा समझने की कोशिश करिएगा। ये देखो ऐसे करके ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। अगर हम ऐसे करके एक को गोला बना दें ऊपर की तरफ ऐसा, ये पैराबोला बन गया। उत्तरी गोलार्ध में बनेगा कि नहीं बनेगा? ये कैसा है? उत्तरी गोलार्ध की तरफ है। ऐसे वाला दक्षिणी गोलार्ध की तरफ है। ऐसे वाला ईस्टर्न, ऐसे वाला वेस्टर्न की तरफ है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो बेटा जी ऐसे ही समझना है। यहाँ तक की कहानी समझ आई? बोलो यस और नो। कमर सीधी करो और बिल्कुल समझो। यस और नो? यस। ठीक है, चलिए। अब बेटा जी इसी कंसेप्ट को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ये बताया कि ये वाली जो रेखा होगी ये पृथ्वी के दो भागों में, बीचों बीच भागों में, तो बराबर भागों में बांट रही है। इसका नाम क्या है? इक्वेटर लाइन। क्या नाम होता है? इक्वेटर लाइन या फिर 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहा जाता है इंग्लिश में। 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहा जाता है, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। आई बात समझ में? अब बेटा जी क्या होता है कि पृथ्वी के, क्या है, पृथ्वी के जो हमारे विशेषज्ञ थे, यानी कि जो पृथ्वी के बारे में जो स्टडी कर रहे थे, उन्होंने इसको क्या करा है, इनको अक्षांशों में बांट गया। यानी कि लेटे हुए क्या होते हैं? अक्षांश होते हैं। ये लेटे हुए क्या होते हैं? अक्षांश। तो ये क्या हो गया? 0 डिग्री वाला, ये हो गया 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा? 1 डिग्री। ये क्या होगा? 2 डिग्री। ये क्या होगा? 3 डिग्री। ये क्या होगा? 4 डिग्री। ये क्या होगा? 5 डिग्री। पर याद रखो ये कौन सा हेमिस्फीयर है? ऊपर वाला नॉर्दर्न है, तो इन सब के पीछे क्या आएगा? एन आएगा। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ। और बेटा जी कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ तक। कहाँ तक जाएगा बेटा जी? 90 डिग्री नॉर्थ तक जाएगा। 90 डिग्री नॉर्थ तक जाएगा। सिमिलरली बेटा ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो क्या होगा? 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ, 5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएगा दोस्त? ये जाएगा 90 डिग्री साउथ तक जाएगा। 90 डिग्री साउथ तक जाएगा। आई बात समझ में? कहाँ तक जाएगा बेटा जी? 90 डिग्री साउथ तक। ये कहानी जो है समझ आ रही है? ठीक है, आई होप आप इस बात को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, मैं तुमको पता है तुम क्लास लगाते हो तो सो जाते हो, निकम्मे हो तुम। ध्यान दो। तो ये कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध है, इसलिए इसके पीछे ऐसा है, यानी कि सदन। और एन इसलिए है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में एन। अब बेटा जी अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं, क्या पूछेगा? नंबर ऑफ लैटिट्यूड। नंबर ऑफ लैटिट्यूड यानी कि टोटल नंबर ऑफ लिख लो, या फिर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि कुल अक्षांश की संख्या। क्या कहोगे आप? कुल अक्षांश की संख्या। कुल अक्षांश की संख्या। तो कुल अक्षांश की संख्या कितनी होगी बेटा जी? कुल अक्षांश की संख्या कितनी होगी? आप कहोगे सर कितनी हो जाएगी? एक बात बताओ, एक बात बताओ। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 90 तक जाएगा। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, 90 तक जाएगा। आई 90 तक नीचे, 90 तक ऊपर, कितने हो गए? 180। यानी कि आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो सर कि 90 तो होगा ऊपर की तरफ, 90 होगा नीचे की तरफ। बेटा जी एक बात बताओ, एक बात बताओ, कि क्या 0 डिग्री भी कोई अक्षांश नहीं होगा? जिसने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा है, क्या वो भी एक अक्षांश नहीं है? वो भी एक अक्षांश है, वो भी एक अक्षांश है। तो ये 0 डिग्री वाला भी एक अक्षांश है। तो टोटल कितने हो गए बेटा जी? 181। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि कुल अक्षांश की संख्या कितनी है, कुल अक्षांश की संख्या कितनी है, तो आप आंसर क्या बताओगे बेटा जी? 181 है। ये सीजीएल में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल का आपको पता है पैटर्न चेंज हो गया, अच्छे से पता है। और जीएस का प्री प्लस मेंस दोनों में जो है रोल जो है अदा करेगा, प्री में भी और मेंस में भी। तो बेटा जीएस को हल्के में मत लेना, जीएस को हल्के में मत लेना। चलिए बात करते हैं बेटा
अब किसकी चर्चा करने वाले हैं? टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस। आप क्या कहोगे सर? कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश रेखाओं की क्या होगा बेटा? की संख्या। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? आइए समझते हैं। अब बेटा एक बात बताओ, ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है। ये 1 डिग्री वाली है, इसको सीधी कर दो, बिल्कुल सीधी। ये 2 डिग्री, बिल्कुल सीधी कर दो। ये 3 डिग्री, बिल्कुल सीधी कर दो। ये 4 डिग्री, ये बिल्कुल सीधी कर दो। 5 डिग्री, बिल्कुल सीधी कर दो। 6 डिग्री सीधी कर दो। ऐसे करते हुए जाएगी। सिमिलरली ये 1 डिग्री साउथ वाली सीधी कर दो, 2 डिग्री साउथ वाली सीधी कर दो, 3 डिग्री साउथ वाली सीधी कर दो, 4 डिग्री साउथ वाली सीधी कर दो। इस प्रकार से करते हैं। तो ये क्या बन गया? रेखा बन रही है कि नहीं बन रही है? एक लाइन बन रही है कि नहीं बन रही? आपको सर बिल्कुल बन रही है। तो बेटा जी ये कितनी बनेगी? आप कहोगे सर 90 नीचे 90 ऊंचे ऊपर, 180 और 0 डिग्री वाली 181 होनी चाहिए। बेटा आप हो 100% गलत। जी हाँ, आप 100% गलत हो। क्यों गलत हो? बेटा जी एक बात बताओ, लेट अस एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये पानी की बोतल दिख रही है? हाँ बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। और इसका ये वाला हिस्सा देखो, दिख रहा है? मैं यहाँ पर, मेरे सामने बिल्कुल स्क्रीन है और मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ आपको। ये गोलाकार वस्तु है ना? जैसे एक गोलाकार का ये हिस्सा लो, बोतल का नहीं यार, क्या ले, गोलाकार गोलाकार गोलाकार, ठीक है बोतल से ही समझो। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर एक रेखा खींच सकते हो, 2 3 4, पर बेटा ये ऊपर वाला बिल्कुल बिंदु है, यहाँ पर तो एक बिंदु बनेगा। और किसी भी रेखा को बनाने के लिए 2 बिंदुओं की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? 2 बिंदुओं की। तो यहाँ पर क्या है? एक बिंदु ये था, 1 डिग्री अक्षांश, इसको मिला दिया, 2 डिग्री अक्षांश इसको मिला दिया। तो बेटा यहाँ पर कोई बिंदु है, क्योंकि किसी भी सर्कुलर चीज के ऊपर यहाँ पर क्या होता है? एक बिंदु होता है। और बिंदु क्या होता है बेटा? वो एक लाइन बना नहीं बना सकता। तो इसलिए ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री माइनस हो जाएंगे। यानी कि कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर, यानी कि तो देखो देखो ध्यान दो, टोटल कितना था? ये सारे पहले कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी थी? कुल वृत्त कह रहा हूँ, कुल अक्षांश की संख्या कितनी थी? आप कहोगे सर 181 थी। इसमें से 2 माइनस कर दो, कितना आ गया? 179 आ गया। कितना आ गया बेटा जी? 179। क्यों आ गया? ये 2 माइनस क्यों करा बेटा जी? क्योंकि ये दो, एक तो उत्तरी ध्रुव वाला माइनस किया है और एक दक्षिणी ध्रुव वाला हमने माइनस किया है। यहाँ तक की कहानी समझ आई? आनी चाहिए समझ बेटा जी। उसके बाद ध्यान दीजिए बेटा जी, उसके बाद आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ध्यान दो, थोड़ा सा और ध्यान दो। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड सर्कल, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड सर्कल। यानी कि आप क्या कहोगे? कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या। क्या कहोगे बेटा जी आप? कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या। कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या। तो बेटा जी कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या भी कितनी होगी? आप कहोगे सर 179 ही होगी। कितनी होगी बेटा जी? आप कहोगे सर 179 ही होगी। अब बेटा जी 179 क्यों होगी? आप इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करिएगा, इस चीज़ को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। एक इसमें शायद वो वाला, इस बोर्ड, ये बेटा दूसरा बोर्ड है, इसमें हाँ है, इसमें है। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ इस पिक्चर के माध्यम से, जो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखो ये आपकी पृथ्वी ठा करके सामने आ गई है, आ गई। अब इस पृथ्वी में देखो, प्यारी पृथ्वी है। अब बेटा एक बात बताओ, ये कोई रेखा थी, अब ये धरती का सामने वाला हिस्सा है ना। अब बेटा धरती के पीछे से भी तो घुमा के लानी पड़ेगी ये रेखा, तभी तो सर्कल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? आपको सर ये धरती का ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। अब बेटा आपको पता है पृथ्वी घूमती है, ये देखो पृथ्वी,
ये पृथ्वी घूमेगी तो यानी पृथ्वी के पीछे वाले हिस्से से ये सर्कल घूम के आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। तो बेटा जितनी लाइनें होंगी, अब बेटा एक बात बताओ, ये जो बिंदु है यहाँ पर कोई रेखा बन सकती है? नहीं बन सकती, तो यहाँ सर्कल बनेगा? नहीं बनेगा। सिमिलरली यहाँ यहाँ तो बिंदु है, यहाँ कोई सर्कल बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जब बिल्कुल भी नहीं बनेगा बेटा जी, जब बिल्कुल भी नहीं बनेगा, तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो ना इस बारे में कि कितने जितनी अक्षांश रेखाएं होंगी उतने ही अक्षांश वृत्त होंगे। जितनी अक्षांश रेखाएं होंगी बेटा उतने ही क्या होंगे? अक्षांश वृत्त होंगे। तो बेटा जी कुल जो अक्षांश वृत्तों की संख्या है कितनी हो जाएगी? कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपको होगी सर 179 हो जाएगी। बेटा ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, बिल्कुल स्मूथी तरीके से समझिए। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले बताया मैंने कुल अक्षांश की संख्या, सिर्फ अक्षांश पूछा है। वृत्त या फिर रेखा मैंने कुछ भी नहीं डाला, यानी सर्कल और ना ही लाइन मैंने कुछ डाला ही नहीं है। मैंने पूछा टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड ओनली, यानी कि कुल अक्षांश की संख्या। तो बेटा कुल धरती पे कुल अक्षांश की संख्या 181। ठीक है, वो मैंने आपको समझाया। क्योंकि हर बिंदु जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उसको मैंने बताया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे होगा। अब बेटा एक बिंदु 1 डिग्री जो जो 1 डिग्री नॉर्थ है और 1 डिग्री नॉर्थ की हमने क्या बना, एक लाइन खींच ली। वो क्या बन गया? वो अक्षांश रेखा बन गई। और दो बिंदु ऊपर वाले, यानी एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ वाला, वो एक बिंदु होता है बेटा जी। वो क्या होता है बेटा? एक बिंदु होता है। वो क्या होता है बेटा जी? एक बिंदु होता है। तो मुझे दोस्त एक बात बता, क्या यहाँ पर एक रेखा बन सकती है? रेखा के लिए क्या चाहिए? एक बिंदु ये होगा, एक बिंदु ये होगा, इन दोनों को मिलाओगे तभी तो रेखा बनेगी। सिमिलरली यहाँ पर ये बिंदु है, यहाँ पर कोई रेखा नहीं बनेगी। जब यहाँ पर कोई रेखा नहीं बनेगी तो ये दो माइनस हो जाते हैं। तो बेटा जी कितना हो जाएगा? 179 हो जाएगा। ये दो यही माइनस करा है हमने, ये दो हमने यही माइनस करा है बेटा जी। आई थिंक आपको ये बात जो है खूबसूरत तरीके से समझ आ गई होगी बेटा जी। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए वेरी गुड। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड सर्कल कितने हो जाएंगे? बिल्कुल सेम उतने ही होंगे जितने, क्योंकि लाइन हो जितनी रेखा होगी उतने ही होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा जी वो सर्कल जो लाइन होता है, लाइन के पीछे से वो पृथ्वी के पीछे से सर्कल खींचा जाएगा। आई बात समझ में? चलिए तो बेटा जी अब आगे बढ़ते हैं। ये बात तो आपको समझ आ गई। अब ध्यान दो इस बात को, अब ध्यान दो इस बात को। देखो ये वो रेखा है जिसने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, यह वह रेखा है जिसने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया। और इस रेखा का नाम क्या है? अब मैं बता ही चुका हूं, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा, या फिर 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। आई बात समझ में? अब बेटा जी ये कौन सी, ये क्या है? ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ है। ये क्या है? 90 डिग्री नॉर्थ। और ये बेटा ये क्या है? ये 90 डिग्री साउथ है। इनके भी नाम होते हैं। ये बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में है, बिल्कुल उत्तरी पॉइंट है, तो इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? इसको नॉर्थ पोल कहते हैं। हिंदी में कहते हैं उत्तरी ध्रुव। हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ये 90 डिग्री साउथ बिल्कुल दक्षिण में है, तो इसको कहते हैं बेटा साउथ पोल। क्या कहते हैं बेटा जी? साउथ पोल कहते हैं। हिंदी में कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट। फैंटेस्टिक, आपको ये बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बेटा जी समझिएगा, यहाँ पर ना एक, यहाँ पर एक अक्षांश खींचा जाता है कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। कितने बेटा? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। एक इसके ऊपर की तरफ अक्षांश खींचा जाता है कितने पे? 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। इनके भी नाम होते हैं बेटा जी। इनके भी नाम क्या होते हैं? आप देखिए, इसका नाम होता है बेटा जी, इस वाले अक्षांश का नाम क्या होता है? इस वाले अक्षांश का नाम होता है बेटा जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। इसका नाम क्या होता है बेटा जी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। इस अक्षांश का नाम क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। हिंदी में इसको कहते हैं कर्क रेखा। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा जी? कर्क रेखा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा जी? कर्क रेखा कहते हैं। जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है, इसको इस अक्षांश को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा जी आर्कटिक सर्कल। क्या कहते हैं बेटा जी? आर्कटिक सर्कल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। क्या कहेंगे इसको? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा इसको? आर्कटिक वृत्त कहते हैं।
तो सिमिलर माय डियर मित्रों ध्यान दो, सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, सिमिलरली यहाँ क्या होता है, एक अक्षांश खींचा जाता है कितने डिग्री पे, आप कहोगे सर 23.5 डिग्री साउथ पे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक अक्षांश खींचा जाता है कितने पे, 66.5 डिग्री साउथ पे। इनके नाम क्या होंगे बेटा, इनके नाम होंगे बेटा जी, इनका होगा इस वाले जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन। हिंदी में कहते हैं बेटा जी इसको मकर रेखा। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा जी इसको, मकर रेखा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा जी इसको, मकर रेखा कहते हैं। ये जो 66.5 डिग्री साउथ वाला है, इसको क्या कहेंगे बेटा, अंटार्कटिक सर्कल। क्या कहते हैं बेटा, अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल हिंदी में भी क्या कहेंगे, अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहेंगे, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। आई बात समझ में। आई होप ये नामकरण है आपको इजीली समझ आ गया होगा। कोई बड़ी टफ टास्क नहीं है, कोई टफ टास्क नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। अब समझिएगा, अब बेटा जी ध्यान समझिएगा, मैं चीजें जो है आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से कुछ चीजें निकल के आती हैं, यहाँ से कुछ चीजें निकल के आती हैं, यहाँ से कुछ चीजें निकल के आती हैं। अब उनको हम जो है ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये क्या होगी बेटा जी आपकी, ये आपकी भूमध्य रेखा होगी। अब मैं हिंदी में लिख सकता हूँ क्योंकि मैं ये सारी बातें आपको हिंदी इंग्लिश में बता चुका हूँ। ये होगी बेटा जी आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है। अच्छा जी, ये वाली कौन सी होगी आपकी, ये आ गई आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली। क्या होगी, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली। ये क्या हो जाएगी बेटा जी आपकी मकर कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो जाएगी बेटा जी आपकी आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ। क्या हो जाएगा, आर्कटिक वृत्त। ये क्या हो जाएगा बेटा जी आपका 90 डिग्री नॉर्थ, जिसको क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा जी इसको, उत्तरी ध्रुव कहेंगे। आई बात समझ में। सिमिलरली यहाँ पर एक ऐसे करके एक रेखा खींची गई जो कितने पे है, 23.5 डिग्री साउथ पे है, और इसका नाम क्या होगा, मकर रेखा। क्या होगा बेटा जी इसका नाम, मकर रेखा होगा। सिमिलरली यहाँ पर एक रेखा खींची गई थी जिसका नाम क्या था, अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ पर, अंटार्कटिक वृत्त। और ये क्या था बेटा जी, 90 डिग्री साउथ। ये क्या था, दक्षिणी ध्रुव। याद रखोगे, यहाँ से बेटा नामकरण सीखूंगा, अभी सिखाऊंगा आपको एक चीज़ जबरदस्त, ठीक है। देखो भाई, ये बातें मैं बता चुका था, अब याद रखना बस। ये अगले कंसेप्ट में सीखेंगे कि सूरज जो होता है, सूरज जो होता है वह कर्क रेखा और जो मकर रेखा है इसके बीच में ही रहता है। तो सूरज का प्रकाश सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है। तो ये क्षेत्र क्या रहेगा, कंपैरेटिवली गर्म रहता है, बाकी क्षेत्रों से क्या रहता है, गर्म रहता है। ये क्षेत्र जो होता है कंपैरेटिवली क्या रहता है, गर्म रहता है। तो इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं बेटा जी, इस क्षेत्र को कहते हैं क्या, ट्रॉपिकल रीजन। क्या कहते हैं बेटा, ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन हिंदी में कहते हैं बेटा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या कहेंगे बेटा जी इसको, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा जी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसको कहेंगे। आई बात समझ में। अब बेटा जी एक बात समझिए, यहाँ से जो ये वाला क्षेत्र है, कौन से वाला, ये वाला जो मैंने ड्रा करा है, ये वाला क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्षेत्र, जो ये वाला क्षेत्र है बेटा जी, यहाँ पर सूरज की किरणें इस क्षेत्र के मुकाबले बहुत कम पहुँचती है। सिमिलरली यहाँ पर, सिमिलरली बेटा जी यहाँ पर क्या होता है कि सूरज की किरणें जो होती है यहाँ पर नाम मात्र के बराबर ही, मतलब नाम मात्र कह रहा हूँ कि इसके कंपैरेटिवली कम पहुँचती है। तो इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है टेम्परेट जोन के नाम से। क्या जाना जाता है, टेम्परेट जोन। हिंदी में कहते हैं इसको शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्या कहते हैं बेटा जी, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र।
क्या कहते हैं बेटा इसको, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। सिमिलरली ये वाला भी क्या आएगा, टेम्परेट जोन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी, टेम्परेट जोन, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। तो बेटा जी एक बात बताओ, बताइए यहाँ पर सूरज की किरणें तो पहुंचती नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, फ्रिजिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, फ्रिजिड जोन कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं उदासीन क्षेत्र। फ्रिजिड जोन, हिंदी में क्या कहते हैं बेटा जी इसको, उदासीन क्षेत्र। क्या कहेंगे बेटा जी, उदासीन क्षेत्र। क्या कहेंगे बेटा जी, उदासीन क्षेत्र इसको कहेंगे। ये डायग्राम आपको समझ आ गया। अब बेटा इसको जो है हम थ्योरेटिकल सेक्शन में लिखना चाहेंगे। सबसे पहले आप लिखिए ट्रॉपिकल रीजन। क्या कहोगे, ट्रॉपिकल जोन कह लो, ट्रॉपिकल जोन कह लो या रीजन कह लो, बात एक ही है, बात एक ही है। यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये कहां से कहां तक होता है, इट इज दिस एरिया इज बिटवीन, दिस एरिया इज बिटवीन, दिस एरिया इज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन एंड ट्रॉपिक ऑफ, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन। यानी कि यह क्षेत्र कहां से कहां तक का होता है, यह क्षेत्र जो है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो होता है। आई बात समझ में, क्लियर है। दूसरा दूसरा क्षेत्र कौन सा होता है बेटा, टेम्परेट जोन। कौन सा होता है बेटा, टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब बेटा ये कहां से कहां तक होता है, ये बेटा ये दो होते हैं। पहला कि 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ से, 23.5 डिग्री नॉर्थ से कहाँ तक, 66.5 डिग्री नॉर्थ तक। दूसरा ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 23.5 डिग्री साउथ से, 23.5 डिग्री साउथ से कहाँ तक होता है, 66.5 डिग्री साउथ तक। आई बात समझ में, दोनों गोलार्धों में। यानी कि ये दूसरी लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हो, लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा, मैं लिख नहीं रहा, कहते हो तो लिख दूं, नहीं क्या कहोगे कैसे देखो मैं बता देता हूँ कि लिख देते हैं कि यह जो क्षेत्र होता है कर्क रेखा से, कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र, कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र। और ये क्या होगा, मकर रेखा से, मकर रेखा से, मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। आई बात समझ में, ठीक है। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र जो होगा वो क्या कहलाता है आपका, टेम्परेट जोन। उसके बाद आपका क्या कहलाता है, आपका फ्रिजिड जोन। क्या होगा बेटा, फ्रिजिड जोन। और फ्रिजिड जोन कहां से कहां तक होता है, यानी हिंदी में कहते हैं इसको उदासीन क्षेत्र। क्या कहेंगे, उदासीन क्षेत्र, ठीक है, उदासीन क्षेत्र। क्या कहेंगे बेटा जी, उदासीन क्षेत्र कहेंगे। अब उदासीन क्षेत्र होता है बेटा, ये कहां से कहां तक होता है, आप कहोगे सर ये भी दोनों गोलार्धों में होता है। 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक। यानी कि कहां से कहां तक, आर्कटिक वृत्त से लेकर, आर्कटिक सर्कल यानी वृत्त से कहां तक, आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक। आई बात समझ में, आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक। दूसरा पॉइंट क्या लोगे आप, ये कहां से कहां तक होगा, 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक, 90 डिग्री साउथ तक। क्या कहोगे आप बेटा, अंटार्कटिक वृत्त से लेकर, क्या कहोगे बेटा जी आप, अंटार्कटिक वृत्त से कहां तक, दक्षिणी ध्रुव तक। आई बात समझ में, डू यू गेट माई पॉइंट, ये बात आपको समझ आई, यहाँ तक कोई डाउट, बेटा कोई डाउट है ना तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि या तो आप मुझसे फेसबुक पे कनेक्ट कर लेना, या तो आप मुझसे किस पे कनेक्ट करोगे, फेसबुक पे, ठीक है। फेसबुक पे इस नाम से हूँ मैं बेटा जी, हेमंत कलिया राजपूत। फेसबुक पे बेटा जी इस नाम से हूँ मैं, ठीक है।
फेसबुक पे इस नाम से हूँ मैं। अच्छा, टेलीग्राम पे लिख लेना जियोग्राफी, जियोग्राफी बाय हेमंत राजपूत सर। जियोग्राफी बाय हेमंत राजपूत सर, जियोग्राफी बाय हेमंत राजपूत सर। ठीक है, जियोग्राफी बाय हेमंत राजपूत सर। अब सर्च कर लेना, मेरा ही शक्ल आएगी, पहचान लेना और ज्वाइन कर लेना। कभी भी कोई डाउट हो तो बेटा जी आप कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी आपको ऐसा महसूस हो कि सर हम डाउट कैसे पूछें या क्या हो गया, नहीं बेटा आपने बिल्कुल नहीं घबराना। तो आपका कोई भी डाउट हो आप टाइप करके छोड़ देना, मैं आपको अपने ऑडियो मैसेज के माध्यम से आपको रिप्लाई कर दूंगा, आपके डाउट का जवाब 100% दूंगा। इस बात की आप टेंशन बिल्कुल ना लेना, ठीक है। आई होप अब आप खुश हो जाएंगे। चलिए अब बेटा जी एक बात बताओ एक बात बताओ, एक अक्षांश रेखा ये है और एक अक्षांश रेखा ये है। मान लो, बस एक आपने एग्जाम्पल समझना है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, पर यहाँ से एक चीज़ निकल के आएगी वो बता रहा हूँ। मान लो कि ये क्या है, ये 20 डिग्री नॉर्थ है और ये क्या है 21 डिग्री नॉर्थ है। क्या आएगा, ये 20 डिग्री नॉर्थ है और ये 21 डिग्री नॉर्थ है। तो बेटा जी एक बात बताओ, मैंने एक चीज़ बताई कि जब भी एग्जामिनर ऐसे पूछे कि दो अक्षांश रेखाओं का बीच का अंतर कितना होता है, तो ये बेटा जी कितना होता है, 111 किलोमीटर का होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यही पूछा जाता है कि दो अक्षांश रेखाओं का बीच का अंतर, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का अंतर, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का अंतर कितना होता है, 111 किलोमीटर का होता है। कितना होता है बेटा जी, 111 किलोमीटर का अंतर होता है। कितना होता है बेटा जी, 111 किलोमीटर का अंतर होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच का अंतर किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है बेटा, वो जाना जाता है जोन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, कटिबंध। हिंदी में कहते हैं बेटा जी इसको कटिबंध। आई बात समझ में, क्या कहते हैं बेटा जी, कटिबंध कहा जाता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, क्लियर है यहां तक की कहानी। चलिए कॉपी पेन छोड़ो, कमर सीधी करो। इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अब आपने मन ही मन काउंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, और फिर आपने अपनी ईमानदारी के साथ अपने से कहना कि आपके कितने में से कितने ठीक हैं। पहला क्वेश्चन, अच्छा यार मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई यार, अरे बाप रे, मुझे याद आ गया, मेरे दिमाग में पहला ही क्वेश्चन आया और शायद मैंने वही चीज़ आपको नहीं बताई। ठीक है कितना बड़ा मूर्ख हूँ मैं, हैं। बेटा जो शनि होता है ना, शनि, शनि की बात कर रहे हैं, इसकी रिंग्स होती हैं। क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं। कितनी रिंग्स होती हैं, 10 होती हैं बेटा जी। कितनी होती हैं, 10 होती हैं। शायद मैंने लास्ट लेक्चर में कितनी बताई थी, 10 बताई थी या 8 7। बेटा 10 होती हैं, कन्फर्म है 10 होती हैं, याद रखना। ये क्या होती हैं ये लिख लेना, मैं शनि की भी लिख रहा हूँ, सैटर्न की बता रहा हूँ बेटा। ये पॉइंट शायद हमारा रह गया क्योंकि मैंने पहला क्वेश्चन ही यही पूछना था। इसकी जो रिंग्स होती है सैटर्न्स की, ये रिंग्स कितनी होती हैं, 10 होती हैं। और ये किस चीज़ की बनी होती है, धूल, गैस और बर्फ़ की बनी होती है। धूल, बर्फ़ व गैस की बनी होती है, याद रखना। ठीक है, धूल, बर्फ़ व गैस की बनी होती है। शनि जो ग्रह की जो रिंग्स होती हैं, छल्ले होते हैं, टोटल 10 होते हैं, टोटल 10 होते हैं। और किस चीज़ के बने होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अब बेटा जी आइए, अब क्वेश्चन करते हैं पहला। पहला क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। सौर मंडल का जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, आपको सर शनि हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 2। उसके बाद हम क्या करते हैं कि बात आप चर्चा करोगे कि वह कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। आंसर क्या आएगा, अरुण। क्यों कहते हैं, 97 डिग्री अपने अक्ष पे क्या हुआ है, झुका हुआ है। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहोगे आप कि वह कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको जुड़वा भाई कहा जाता है, अरुण और वरुण को। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि वह ऐसा कौन सा ग्रह है, सॉरी वह कौन सा उपग्रह है जिसके उपग्रह पर क्या है, वायुमंडल है। तो आप कहोगे सर उस उपग्रह का नाम टाइटन है और वो किसका है, सैटर्न का है। याद रखोगे।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका रेवोल्यूशन टाइम सबसे ज़्यादा है, वरुण। क्वेश्चन नंबर 6, वह ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका रोटेशन टाइम यानी कि दिन और रात बनने का सबसे कम समय किसका होता है? आप कहोगे सर किसका है? जुपिटर का है। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन क्या कहेगा बेटा जी आपसे? क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा आपसे, क्या पूछेगा? ये भी पूछ लेगा आपसे कि कुल अक्षांश की संख्या कितनी है? 181। क्वेश्चन नंबर 8, ये पूछा कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। क्वेश्चन नंबर 9, कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है? 179। क्वेश्चन नंबर 10, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का अंतर कितना होता है? 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, कुल और दो अक्षांश रेखाओं के बीच को क्या कहा जाता है? जोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो क्या कहोगे आप 12, कि ट्रॉपिकल रीजन किस किस के बीच में होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 13, उदासीन क्षेत्र किस किस के बीच का क्षेत्र होता है? ये होता है बेटा जी आर्कटिक वृत्त से कहाँ तक? उत्तरी ध्रुव तक, और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक। क्वेश्चन नंबर 14, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहाँ कहाँ का होता है? आपको सर कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन और क्या बना सकता है यहाँ से कि ये बताइए हमें कि वह ऐसा कौन सा ग्रह है, वह ऐसा कौन सा ग्रह है, आपने ये बताना है कि वह ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम है। तो आंसर क्या आएगा? शनि। वह ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे ज्यादा है? पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 और क्या क्वेश्चन बना सकते हैं हम यहाँ से और क्या क्वेश्चन बना सकते हैं कि हाँ, सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा है? शनि। क्वेश्चन नंबर 18 कि वह कौन सा ऐसा ग्रह है दूसरा ग्रह कौन सा है जिसके दूसरे नंबर पे क्या है? उपग्रह है। आंसर क्या आएगा आपका? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 और क्या बना सकते हैं हम? अक्षांश रेखाएं कैसी हैं? काल्पनिक हैं। आई बात समझ में? ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आपको याद रखना है। और क्या क्वेश्चन बना सकते हैं हम? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे उस ग्रह का नाम बताइए, उस ग्रह का जो नाम बताइए जिसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। आंसर क्या आएगा? पृथ्वी। तो बेटा जी आपके आज के 20 क्वेश्चन हो गए हैं और आपको अपने जांच देखनी है, मतलब अपनी तैयारी देखनी है कि आप कितने पानी में हो। और 20 में से जिसके भी 20 में से 17 प्लस क्वेश्चन ठीक हैं तो समझ लो बेटा वो एक्सीलेंट तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है। और 17 से 15 के बीच में है तो बेटा उसके लिए सिर्फ गुड आएगा। और 15 से कम जिसके हैं, लेस देन 15 है, बेटा वेरी पुअर, उसके लिए बेटा जी वेरी पुअर। ठीक है, क्लियर है? तो आज बेटा जी इतना ही रखते हैं, ठीक है। और बाकी करेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।